नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि थायराइड दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। कई बार दोस्तों हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो होता है वो तो अच्छे से काम करता है, बट हमारे बॉडी में कुछ ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी के खुद के ही एंटीबॉडीज़ जो थायराइड के खिलाफ काम करते हैं। तो इसमें दो नाम प्रमुख है, एक है थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी जिसे हम एंटी टीपीओ कहते हैं या टीपीओ एबी कहते हैं। ये जनरली देखा जाता है कि जो थायराइड बनने की, जो T3 T4 बनने की जो प्रक्रिया है उसमें रुकावट डालती है और उसे बनने नहीं देती है। एक और जो एंटीबॉडी है जिसे हम एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी कहते हैं, TAG या ATG के नाम से। तो ये जनरली जो T4 से T3 कन्वर्ट होता है, मतलब एक्टिव हार्मोन बनता है, उस प्रोसेस में जो मैंने को बताया था कि एंजाइम्स लगते हैं, तो ये उस एंजाइम्स को रोक देती है या उसे ब्लॉक कर देती है, तो जिसकी वजह से हमें एक्टिव हार्मोन नहीं बन पाता है। तो ये दोनों ही एंटीबॉडीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये दोनों में से कोई एक एंटीबॉडी हाई रहे या दोनों ही हाई रहे तो इस स्थिति को हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म ना कहते हुए उसे ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म या ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस कहते हैं। इस बीमारी की खोज जापान के एक साइंटिस्ट ने की थी। इस डॉक्टर का नाम था मिस्टर हाशिमोटो। तो इस बीमारी को उनकी याद में हाशिमोटोज थायराइडाइटिस भी कहा गया है। अब जानते हैं कि हाशिमोटोज थायराइडाइटिस नॉर्मल हाइपोथायराइड से कैसे भिन्न है। जनरली देखा गया है कि जो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है वो ग्लैंड के कम काम करने से वजह से होता है, लेकिन जो हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है इसमें हमारी ग्लैंड तो सही काम करती है, बट उसको रोकने के लिए ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ हम बनाते हैं। दूसरी नंबर पे है कि ये ऑटो इम्यून होने की वजह से इसमें दूसरी बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़, SLE और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स और फाइब्रोमाइल्जिया, सीलियक डिजीज़, ये सारी बीमारियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब हाशिमोटोज के थायराइडाइटिस के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। तो इसलिए जब भी किसी को हाशिमोटोज थायराइडाइटिस डायग्नोस किया जाता है तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि उसको साथ में कोई और ऑटो इम्यून बीमारी तो नहीं है। जहाँ तक इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम्स दोनों ही में काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। दोनों ही में जो मैंने पहले डिस्कस किया था, फैटीग, वेट गेन, कोल्ड इंसेंसिटिविटी और ड्राई स्किन, हेयर फॉल, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ये सारी फर्टिलिटी इश्यूज़, ये सारे हो सकते हैं। एक और रोचक बात यह है कि जो हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है इसमें किसी किसी मरीज़ में जनरली अमूमन ये हाइपोथायराइडिज्म करता है, बट किसी किसी मरीज़ में ये हाइपरथायराइडिज्म भी कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार इसमें साथ में और रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ भी होते हैं जिसे हम TRS और TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी कहते हैं। तो किसी को याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि TSH जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, जो हमारे वो मास्टर ग्लैंड होता है और वो हमारे थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर करता है कि वो T3 और T4 बनाए। और इससे भी ऊपर में एक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये हाइपोथैलेमस नाम की एक और ग्रंथि होती है जो हमारे ब्रेन में होती है, ये रिलीज़ करती है और ये TSH पिट्यूटरी से कह के बनाती है। तो यहाँ पे 3 लेवल ऑफ एक हायरार्की है, जैसे हम सरकार की तरह से ये कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट लेवल पे TRH है जो हाइपोथैलेमस बनाता है, TSH पिट्यूटरी बनाता है, ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल का हो गया, और जो T3 T4 है वो हमारे MP MLA के लेवल का आप कह सकते हैं। तो इस तरह से एक पार्लियामेंट्री, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है, तो एक हायरार्की है। तो इनमें से किसी भी लेवल पे अगर एंटीबॉडीज़ बने तो इसे हम ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस कहते हैं। और
कुछ पेशेंट्स में हाइपरथायरॉयड होता है, लेकिन बाद में जाके इवेंचुअली ये हाइपोथायरॉयडिज्म में ही तब्दील हो जाता है। तो ये कई बार हमें एक केस मिलते हैं जिसमें पेशेंट हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब हमें पहले थायराइड ज़्यादा वाली थी, अब कम वाली हो गई, तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी रेयर केसेस में ऐसा भी हो सकता है, और कई लोगों में ये काफ़ी हद तक दिक्कत होती है इनमें मैनेज करने में। इसे ऑसिलेटिंग हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, मतलब कई बार हाइपर हो जाता है, कई बार हाइपो हो जाता है, बट ये अमूमन बहुत रेयर होता है, पर ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। तो जब भी थायराइड हो तो हमें थायराइड की जांच कराना चाहिए। उसके डायग्नोसिस के बारे में मैंने बता दिया है, उसके निदान के लिए उसकी दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि थायराइड को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम खाने पीने में और क्या चीज़ें लें क्या ना लें, तो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, और उसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में भी मैं बातें रखूँगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप में से कितने लोगों को थायराइड एंटीबॉडीज़ निकले हैं और कितने लेवल पे आया है, बहुत हाई या, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।